This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। ये कहानी मिक्की बख्शी की है, जो गुंडागर्दी के बल पर करोड़ों का मालिक बना था और अब सफ़ेद पोश नेता बनना चाहता था। लेकिन उसे पता चला कि उसके जेल में रहते उसकी पत्नी मधु और खास दोस्त ऋषि खोसला के अतरंग संबंध बन गए हैं। उसने दोस्त को सजा तो दी, लेकिन खुद भी नहीं बच पाया। आइए इस कहानी पर एक रोशनी डालते हैं। दौलत और शोहरत की दौड़ में दबंगता के साथ आगे बढ़ते रहे मिक्की बख्शी को अपने अतीत पर ज़्यादा रंज नहीं था। यह ज़रूर था कि वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे उससे फिर से जेल जाना पड़े। अपराध के क्षेत्र के जाने माने चेहरे अब भी उसके नाम से खौफ खाते थे। वह रसूखदार लोगों की महफिलों में शरीक होने लगा था। उसने साफ सुथरी जिंदगी का नया सफ़र शुरू करने का संकल्प ले लिया था। अब वह पढ़ी लिखी बीवी व इकलौते बेटे को कामयाबी के शिखर पर देखना चाहता था। उसने बीवी के नाम न केवल घर और कारोबार कर दिया था, बल्कि नई चमचमाती कार की चाबी भी सौंप दी थी। जिस बीवी के लिए उसने इतना सब कुछ किया, वही उसके जिगरी दोस्त ऋषि खोसला के साथ मिलकर उसके सीने में छुरा घोंपेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। नागपुर ही नहीं बल्कि मध्य भारत में कूलर कारोबार में खोसला कूलर्स एक बड़ा नाम है। जाने माने कूलर ब्रांड के संचालक ऋषि खोसला का भी अपना ठाट रहा है। हैंडसम, स्टाइलिश और पर्सनालिटी के तौर पर वह यार दोस्तों की महफिलों की शान हुआ करता था। कई छोटी मोटी फिल्मों में भी वह दांव आजमा चुका था। इन दिनों जमीन कारोबार में मंदी का दौर चल रहा था, लेकिन ऋषि मंदी के दौर में भी जमीन कारोबार में अच्छा कमा रहा था। लोग उसे बातों का धनी भी कहते थे। वह अपना कारोबार बढ़ाने की कला अच्छी तरह जानता था। 47 वर्षीय ऋषि नागपुर के जिस बैरामजी टाउन परिसर में रहता था, उसे करोड़पतियों की बस्ती भी कहा जाता है। उस बस्ती में लग्जीरियस लाइफस्टाइल के शख्स रहते थे। ऋषि का छोटा सा परिवार था। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा व एक बेटी थी। 18 वर्षीय बेटा विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जो छुट्टी मनाने घर आया हुआ था। 20 अगस्त 2019 की रात करीब 9 बजे की बात है। ऋषि का भाई मनीष और बेटा शिरडी में साईं बाबा के दर्शन कर घर लौट रहे थे। ऋषि अपने कारोबार के ज़रूरी काम निपटाकर समय से पहले ही घर पहुंच गया था। ऋषि को भूख लगी थी, सो पत्नी को खाना लगाने को कहा। इसी बीच ऋषि खोसला के पास मधु का फ़ोन आया। मधु उसकी खास महिला मित्र थी। वह उसके खास दोस्त मिक्की बख्शी की पत्नी थी। कारोबार में भी मधु ऋषि की मदद लिया करती थी। मधु ने उससे कहा कि कड़वी चौक के नज़दीक उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, आप तुरंत आ जाइए। ऋषि ने कहा, तुम वहीं रहो, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। ये कहकर ऋषि बिना खाए पिए ही घर से निकल गया। मधु का घर कड़वी चौक के पास कश्मीरी गली में था। कश्मीरी गली को नागपुर की सबसे प्रमुख पंजाबियों की बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ बड़े कारोबारियों के बंगले हैं। कुछ देर में ऋषि मधु के पास पहुँच गया और मधु को घर पहुँचाया। मधु को घर छोड़ने के बाद ऋषि अपनी कार से घर लौटने लगा। रात करीब 11 बजे होंगे। ऋषि किसी काम से कड़वी चौक के पास खड़ा था। तभी वहां खड़ी उसकी कार में एक ऑटो रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी। ऋषि ने ऑटो चालक को फटकार लगाई तो ऑटो से उतर कर आए 3 लोग ऋषि से झगड़ा करने लगे। चौक पर वाहनों का आना जाना चल रहा था। झगड़ा होता देख वहां लोग जमा होने लगे। ऋषि की नज़र ऑटो रिक्शा में बैठे एक शख्स पर गई। उसे देखकर ऋषि को यह समझने में देर नहीं लगी कि ऑटो में आए लोग संदिग्ध हैं और वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कई दिनों से उसे हमला होने का अंदेशा था। ऋषि ने चतुराई से काम लिया। वह उन लोगों से झगड़ा करने के बजाय कार लेकर सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। वह काफ़ी घबराया हुआ था। बैरामजी टाउन में ऋषि के घर से कुछ दूरी पर गोड़वाना चौक है। ऋषि ने अचानक कार रोकी। उसे लग रहा था कि ऑटो वाले लोग उसे खोजते हुए उसके घर भी पहुंच सकते हैं। वह अपने बचाव के लिए कहीं भाग जाना चाहता था। ऋषि कार से उतरा। भागने की फिराक में उसने मोबाइल निकालकर
अपनी दोस्त मधु को जानकारी देने के लिए फ़ोन किया। उसने मधु को बताया कि उसके घर लौटते समय कड़गी चौक में उस पर हमला होने वाला था। वह इसके आगे कुछ कहता, इससे पहले ही ऑटो और बाइक पर आए लोगों ने ऋषि पर हमला कर दिया। फरसे के पहले ही वार से ऋषि के मुंह से चीख निकल गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर करीबन 10 फीट दूर जा गिरा। इसके बाद भी उन लोगों ने ऋषि पर कई वार किए। अपना काम करके हमलावर ऑटो रिक्शा से फरार हो गए। एक हमलावर वहां से ऋषि की कार ले गया ताकि कोई कार से उसे इलाज के लिए अस्पताल ना ले जा सके। उसने ऋषि की कार सदर क्षेत्र में एलबी होटल के पास ले जाकर खड़ी कर दी। हथियार भी उन्होंने वहीं आसपास फेंक दिए थे। ऋषि की फोन पर मधु से बातचीत चल रही थी, लेकिन जब अचानक बातचीत बंद हो गई तो वह घबरा गई। वह उसी समय गुड़वाना चौक पहुंच गई। उस समय वहां काफी लोग जमा थे। वहां पड़ी ऋषि की लाश देखकर वह चीख पड़ी। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन से सूचना दे दी थी। सूचना पाकर सदर पुलिस थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू भी वहां पहुंच गई। मधु ने पुलिस को बताया कि ऋषि उसका प्रेमी था और उसकी हत्या उसके पति मिक्की बख्शी व भाई सुनील भाटिया ने की है। ऋषि को मेयो अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही थी कि तभी मधु आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ी। वह फुटाला तालाब की ओर जा रही थी। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू समझ गई कि वह कोई आत्मघाती कदम उठाने जा रही है, इसलिए उन्होंने उसे रोककर समझाया। विनीता ने मधु को आश्वासन दिया कि मिक्की व सुनील को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तब तक पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय भी वहां पहुंच गए थे। डीसीपी विनीता साहू ने उन्हें पूरी जानकारी से अवगत कराया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर उपाध्याय मिक्की की प्रवृत्ति से भली भांति अवगत थे, क्योंकि वह आपराधिक प्रवृत्ति का था। उन्होंने उसी समय थाना सदर के प्रभारी को आदेश दिया कि मिक्की को इसी समय उठा लो। मिक्की बख्शी राजनगर में रहता था। थाना प्रभारी ने एक पुलिस टीम मिक्की के घर भेज दी। घटना की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद थाना सदर पुलिस मधु को लेकर थाने लौट आई। मधु से कुछ जरूरी पूछताछ करने के बाद उसे घर भेज दिया गया। उधर पुलिस की टीम मिक्की बख्शी के घर पहुंची तो वह घर पर ही मिल गया। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले आई। पुलिस ने मिक्की से ऋषि खोसला की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वो कहता रहा कि ऋषि तो मेरा दोस्त है, भला मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा। उसकी बात पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस जानती थी कि वह ठीक किस्म का अपराधी है, इसलिए पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि ऋषि खोसला की हत्या उसने अपने जानकार लोगों से कराई थी। ऋषि की हत्या कराने की उसने जो कहानी बताई वह कुछ इस प्रकार थी। रुपिंदर सिंह उर्फ मिक्की बख्शी नागपुर शहर का काफी चर्चित व्यक्ति था। करीब 20 साल पहले शहर में प्रॉपर्टी के कारोबार में उसका सिक्का चलता था। विवादित जमीनों में कब्जा खाली कराने के लिए उसके पास अच्छे और बुरे हर किस्म के लोग आते जाते थे। शुरुआत में मिक्की ने सीआरपीएफ में कांस्टेबल की नौकरी की थी। उसकी तैनाती नक्सल प्रभावी क्षेत्र गढ़चिलौरी के भामरागढ़ में थी। उसी दौरान निर्माण ठेकेदारों और सरकार के लोगों की फिक्सिंग का विरोध करते हुए उसने नौकरी छोड़ दी थी। बाद में नागपुर में उसने बियरिंग बेचने का व्यवसाय किया। मिक्की दबंग स्वभाव का तो था ही, जल्द ही उसके पास दबंग युवाओं की टीम तैयार हो गई। शहर ही नहीं, शहर के आसपास भी उसका नाम चर्चाओं में आ गया। वह कारोबारियों का मददगार होने का दावा करता था, लेकिन उसकी पहचान वसूलीबाज अपराधी की भी बनने लगी थी। बाद में मिक्की ने यूथ फोर्स नाम का संगठन तैयार किया। यूथ फोर्स के माध्यम से उसने युवाओं की टीम का विस्तार किया। उसके संगठन में बाउंसर युवाओं की संख्या भी बढ़ने लगी थी। यही नहीं, यूथ फोर्स के नाम पर मिक्की ने युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू कर दिया था। बाद में उसने यूथ फोर्स के नाम की सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली। शहर में सबसे महंगी व अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पर यूथ फोर्स की अलग पहचान बन गई। इस एजेंसी में अब करीब 3000 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। 20 साल पहले शहर में ट्रक व्यवसाय को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। कई ट्रक कारोबारी बात बात पर पुलिस व आरटीओ से उलझ पड़ते थे। आरोप था कि ट्रक कारोबारियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनसे अंधाधुंध वसूली हो रही है। उस स्थिति में मिक्की ने उत्तर नागपुर के महेंद्र नगर में यूथ फोर्स संगठन का कार्यालय खोला। उसके कार्यालय में
ट्रक कारोबारी फरियाद लेकर जाते थे। मिक्की ने अपने स्तर से कई मामले सुलझा दिए। दरअसल पुलिस विभाग में मिक्की के कई दुश्मन थे तो कई दोस्त भी थे। नाम चला तो पैसा भी आने लगा। मिक्की कारों के काफिले में घूमने लगा। 20-25 युवक उसकी निजी सुरक्षा में रहते थे। सार्वजनिक जीवन में अपना नाम बढ़ाने का प्रयास करते हुए मिक्की ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। राजनीति के क्षेत्र में भी उसने पैर जमाने की कोशिश की। लगभग सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेताओं से उसके करीबी संबंध बन गए थे। उन पर वह खुले हाथों से पैसे खर्च करता था। मिक्की ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समर्थन के तौर पर पहचान बना रखी थी। वह गडकरी के जन्मदिन पर एक भंडारे का आयोजन करता था। सन 2002 की बात है। तब तक मिक्की की पहचान सेटलमेंट कराने के एवज में बड़ी वसूली करने वाले अपराधी के तौर पर हो गई थी। एक मामले में तत्कालिक पुलिस कमिश्नर SPS यादव ने मिक्की को गिरफ्तार कराकर सड़क पर घुमाया था। उसकी आपराधिक छवि के कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। शादी की उम्र निकलने लगी थी। उसके दोस्तों ने उसके लिए इधर उधर रिश्ते की बात भी छेड़ी। उसके दोस्तों में ऋषि खोसला व सुनील भाटिया प्रमुख थे। तीनों ने शहर के हिस्लाफ कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई की थी। ऋषि खोसला मिक्की का दोस्त ही नहीं, बतौर कार्यकर्ता भी काम करता था। कई मामलों में वह मिक्की के लिए प्लानर की भूमिका भी निभाता था। हरदम साय की तरह उसके साथ लगा रहता था। सुनील भाटिया मिक्की व ऋषि के साथ ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन कम समय में उसने सट्टा कारोबार में बड़ी पहचान बना ली थी। यह वही सुनील भाटिया था जो IPL मैच स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दिल्ली में पकड़ा गया था। तब सुनील के गिरफ्तार होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ क्रिकेटर्स भी जांच की चपेट में आ गए थे। बताते हैं कि सुनील भाटिया ने क्रिकेट सट्टा की बदौलत इंटरनेशनल स्तर पर करोड़ों की दौलत एकत्रित की थी। वह आए दिन विदेश में रहता था। पिछले कुछ समय से वह स्वयं को साईं बाबा के भक्त के तौर पर स्थापित कर रहा था। उसने नागपुर के कड़बी चौक परिसर में साईं मंदिर भी बनवाया था। वहां हर गुरुवार को वह बड़ा भंडारा करता था। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए उसने नागपुर से AC बस की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा रखी थी। क्रिकेट और राजनीति के अलावा भाटिया के आपराधिक क्षेत्र में भी देश दुनिया के कई बड़े लोगों से सीधे संबंध थे। मिक्की के लिए रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन सामान्य संभ्रांत परिवार में कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। अपराधी के हाथ में कोई अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में ऋषि खोसला को न जाने क्या सूझी। एक दिन उसने दोस्तों की पार्टी में कह दिया कि मिक्की भाई के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं बात नहीं बन रही है तो हम कब काम आएंगे। शादी के लिए सुनील भाई की बहन मधु भी तो है। सुनील भाटिया की बहन मधु ने MBA कर रखा था। कहा गया कि वह मिक्की ही नहीं, उसके कारोबार को भी अच्छे से संभाल लेगी। बात व प्रस्ताव पर विचार हुआ। उस समय सुनील भाटिया हत्या के एक मामले में जेल में था। मधु मिक्की से उम्र में 10 साल छोटी थी। इसके बावजूद वह मिक्की से शादी करने के लिए राजी हो गई। लिहाजा बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। कई जानी मानी हस्तियां शादी समारोह में शरीक हुई थी। मधु का मिजाज भी दबंग किस्म का था। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने मिक्की के संगठन यूथ फोर्स के कारोबार में दखल देना शुरू कर दिया। वह सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी की संचालक बन गई। मिक्की कारोबार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपनी नई दुनिया को संवारने लगा। राजनीति में भी उसका दबदबा कायम होने लगा। सन 2007 व 2012 के महानगर पालिका चुनाव में मिक्की ने यूथ फोर्स का पैनल लड़ाया। पैनल के उम्मीदवार तो नहीं जीते, लेकिन मिक्की की पहचान उभरते नेता के तौर पर बनने लगी थी। इस बीच एक ऐसा कांड हुआ जिसने मिक्की की जिंदगी के सुनहरे सपनों को ही छीन लिया। ये साल 2012 की बात है। कोराड़ी रोड पर जमीन विवाद के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता गणेश मते का अपहरण कर लिया गया। बाद में उनकी हत्या कर लाश कलमना में रेलवे लाइन पर डाल दी गई। इस हत्या का सूत्रधार मिक्की ही था। मामला 2 करोड़ की वसूली का था। तब राज्य में कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। गृह मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही थे। सत्ताधारी पार्टी के नेता की हत्या के मामले को स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं ने चुनौती के तौर पर लिया। मिक्की बचाव का प्रयास करता रह गया, लेकिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिक्की करीब 3 साल तक जेल में रहा। जेल से छूटा तो मिक्की के लिए सारा नज़ारा बदल सा गया था।
उसकी पत्नी मधु ने यूथ फॉर सिक्योरिटी एजेंसी का कारोबार न केवल संभाल लिया था बल्कि अधिकृत तौर पर उसे अपने नाम पर करा लिया था। मिक्की के साथ साय की तरह रहने वाले ऋषि खोसला के व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। ऋषि उसके बजाय उसकी पत्नी मधु से ज्यादा लगाव दिखाने लगा था। जेल में रहते मिक्की की सेहत में काफी बदलाव आ गया था। वह सेहत सुधारने के लिए सुबह शाम सदर स्थित जिम में जाया करता था। मधु अक्सर ऋषि के साथ घर से गायब रहती थी। कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी क्लब में वह ऋषि के साथ दिखती थी। पहले तो मिक्की को लग रहा था कि पारिवारिक संबंध होने के कारण मधु ऋषि से अधिक घुली मिली है। वैसे भी दोनों की शादी से पहले ही पहचान थी। लेकिन संदेह हुआ तो एक दिन मिक्की ने मधु पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया। मजाक में उसने कह दिया कि ऋषि से ज्यादा चिपकना ठीक नहीं है। मिक्की की नसीहत का मधु पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन जब मिक्की और मधु के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। मधु ने साफ कह दिया कि ऋषि से उसके प्रेम संबंध है। ऋषि से उसे वह सारी खुशी मिलती है जिनकी हर एक औरत को जरूरत होती है। यह सुनते ही मिक्की का दिमाग घूम गया। मधु ने यह भी बता दिया कि जब तुम जेल में थे तब ऋषि कैसे काम आता था। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से लेकर कई मामलों में ऋषि ने अपने घर वालों की जिम्मेदारी की परवाह तक नहीं की। उस समय ऋषि ही एकमात्र सहारा था। अब वह किसी भी हालत में ऋषि को खोना नहीं चाहती। मिक्की ने पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब मिक्की ने मधु के भाई सुनील भाटिया को सारी बात बता दी। सुनील की समाज में काफी इज्जत ही नहीं बल्कि रुतबा भी था, इसलिए उसने भी बहन मधु को समझाने की कोशिश की। पर मधु तो ऋषि खोसला की दीवानी हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी प्रेमी की खातिर पति और भाई की इज्जत को धूलित करने में हिचक महसूस नहीं की। वह बराबर ऋषि से मिलती रही। अपनी बहन मधु पर जब सुनील का कोई वश नहीं चला तो वह तैश में आ गया। उसने न केवल ऋषि को धमकाया बल्कि उसकी पत्नी को भी चेतावनी दे दी कि वह अपने पति को समझा दे या फिर अपनी मांग का सिंदूर पोंछ ले। मधु और मिक्की के बीच विवाद बढ़ता गया तो मधु ने कश्मीरी गली वाला मिक्की का फ्लैट हड़प कर उसमें रहना शुरू कर दिया। वह उसी फ्लैट में रहकर कारोबार संभालती रही। समय का चक्र नया मोड़ ले आया। एक ऐसा मोड़ जहां शेर की तरह जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी भीगी बिल्ली की तरह रहना पड़ रहा था। मिक्की बख्शी नाम सुनकर अच्छे अच्छे तुर्रम खां डर के मारे पानी मांगने लगते थे। वह खुद को एकदम लाचार असहाय समझने लगा। मिक्की ने अपनी बीवी को क्या कुछ नहीं दिया था। उसने अपनी आधी से अधिक दौलत उसके नाम कर दी थी। अपने सैकड़ों समर्थक व चेलों को उसके निर्देशों का गुलाम बना दिया था। वही बीवी अब निरंकुश हो गई थी। मिक्की ने दोहरी पहचान के साथ इज्जत का महल खड़ा किया था। एक तरफ अपराध क्षेत्र के भाई लोग उसकी चरण वंदना करते थे तो वहीं नामचीन व रुतबेदार लोगों के बीच उसका उठना बैठना था। जब मधु ने ऋषि खोसला का साथ नहीं छोड़ा तो अंत में मिक्की और सुनील ने फैसला कर लिया कि ऋषि को ठिकाने लगाना ही ठीक रहेगा। मिक्की जब जेल में था तो उसकी जान पहचान गिरीश दासवार नाम के 32 वर्षीय बदमाश से हो गई थी। मिक्की ने ऋषि खोसला को निपटाने के लिए गिरीश से बात की। इसके बदले में मिक्की ने उसे अपने एक धंधे में पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। गिरीश इसके लिए तैयार हो गया और सौदा पक्का हो गया। सौदा पक्का हो जाने के बाद गिरीश ने ऋषि खोसला की हत्या करने के संबंध में अपने शागिर्दों राहुल उर्फ बब्बन राजू कमलकर निवासी जीजा माता नगर, कुणाल उर्फ चैना सुरेश हेमड़े निवासी बीड़गांव, आरिफ इनायत खान निवासी खरबी नंदनवन और अजीज अहमद उर्फ पाक्या अनीस अहमद निवासी हसन बाग से बात की। ये सभी गिरीश का साथ देने को तैयार हो गए। इसके बाद ये सभी ऋषि खोसला की रेकी करने लगे। 20 अगस्त 2019 को उन्हें मौका मिल गया। तब उन्होंने गुड़वाना चौक पर उसी के फरसे से प्रहार कर हत्या कर दी। मिक्की बख्शी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने गिरीश दासवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उसने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। चूंकि इन दोनों से और पूछताछ करनी थी, इसलिए मिक्की व गिरीश को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी SD मेहता की अदालत में पेश कर 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड मांगी। बचाव पक्ष के वकील प्रकाश नायडू ने पुलिस रिमांड का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों को 25 अगस्त तक पुलिस रिमांड दे दिया। घटना के 3 दिन बाद अन्य आरोपियों को भी
बाड़ी क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल की इमारत की छत से गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों पर हत्या, डकैती, सेंधमारी, अपहरण व मारपीट सहित अन्य मामले दर्ज थे। हत्याकांड को अंजाम देने वाले गिरीश दासवार पर हत्या के 4 मामले दर्ज थे। सन 2011 में गिरीश दासवार ने अपने दोस्त जगदीश के साथ मिलकर दिनेश बुकवार नामक चर्चित प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दिनेश के शव को उसने अपने घर में ड्रम के अंदर छिपा रखा था। आरोपियों में कुछ ओला कैब चलाते हैं। पुलिस ने सभी अभियुक्तों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, क्राइम मिस्ट्री चैनल की तरफ से आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा सावधान रहें। ये कहानी अभी के लिए समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा काम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।